ये लो अर्चना बहन, मुंह मीठा करो, आज मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया। तुम जानती हो मेरे बेटे ने मेरे नाम पर 1000 एकड़ का घर खरीदा है मेरे लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन। हाँ बहन, अगर तुम्हारा भी बेटा होता तो छोटी सी उम्र में वो भी तुम्हारे लिए 1000 एकड़ ना सही पर 50 एकड़ का तो घर खरीद ही लेता। पर बेटी से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, और ऊपर से तुम हो जो अपनी बेटी पर बेफिजूल खर्च कर रही हो। मेरी मानो तो इसके हाथ पीले करवा दो। अच्छा मैं चलती हूँ, और भी लोगों में मिठाइयाँ बांटनी है। इतना बोलकर पार्वती वहां से चली जाती है। पार्वती की खुशी देखकर अर्चना बहुत दुखी होती है और शीतल अपनी माँ से कहती है, माँ, आप पार्वती आंटी की बातें सुनकर इतनी दुखी क्यों हो रही हैं? उनकी तो आदत है बातें फेंकने की, क्या पता वो झूठ बोल रही हैं। नहीं बेटा, वो झूठ नहीं बोल रही, उसकी खुशी देखी है, और वो इतनी कंजूस औरत है कि 1 रुपए की टॉफी ना दे किसी को। अगर मिठाई बांट रही है तो सच है, काश कि मेरी बेटी भी मेरा सपना पूरा कर पाती और मेरे लिए 1000 एकड़ का एक घर खरीद पाती। पर कुछ दिनों से तो इसका पढ़ाई पर मन ही नहीं लग रहा। पता नहीं इसे 5000 की नौकरी करने में क्या खुशी नजर आ रही है। अगर आज मेरा बेटा होता तो वो भी मेरे लिए 1000 एकड़ का घर खरीदता। दुखी अर्चना इतना बोलकर काम करने के लिए बाहर चली जाती है। अपनी माँ की बातें सुनकर अंजलि उदास हो जाती है और शीतल अपनी बहन से कहती है, दीदी, तुम क्यों कुछ दिनों से पढ़ाई नहीं कर रही? तुमने तो एक एग्जाम क्लियर भी कर लिया, बस एक एग्जाम और इंटरव्यू रहता है। शीतल देख रही हो ना तुम, हम कितने गरीब हैं। माँ कभी अपने गहने बेचती है तो कभी लोगों से उधार मांगती है। हमारे पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी माँ ने वो भी मेरी पढ़ाई के लिए बेच दी। अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, मैं कलेक्टर नहीं बनी, तो माँ का दिल टूट जाएगा। इससे तो अच्छा है ना कि मैं कोई प्राइवेट नौकरी करके तुम्हें पढ़ाऊं और तुम माँ के सपने पूरे करो। पर दीदी, पार्वती आंटी की खुशखबरी सुनकर माँ बहुत दुखी हैं। अब माँ को भी ये लगता है कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती। इतना बोलकर शीतल उदास होकर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। अपनी बहन को उदास देख और अपनी माँ की बातें सुन एक बार फिर अंजलि आगे पढ़ाई करने की ठान लेती है और इस बार कोई कोचिंग क्लास न लेकर घर में ही पढ़ाई करती है। शाम को जब अर्चना घर आती है तो अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाई करता देख बहुत खुश होती है। ये मैं क्या देख रही हूँ, तुम दोनों बहन पढ़ाई कर रही हो। अंजलि, तेरे सर से प्राइवेट नौकरी का भूत उतर गया क्या? हाँ माँ, क्योंकि अब आपकी बेटी आपके लिए 1000 एकड़ का घर खरीदेगी जैसे रमेश ने खरीदा है, और मैं ये दिखा दूंगी कि बेटियां भी माँ बाप के सपने पूरे करती हैं। और आपने मेरे पीछे बहुत पैसे बर्बाद करे हैं, अब समय आ गया है कि मैं कुछ बनकर दिखाऊं। और माँ, मुझे कोचिंग क्लास नहीं लेनी है, मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगी। अंजलि की बातें सुनकर अर्चना बहुत खुश होती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और अंजलि अपने दोस्तों से तो कभी एक दिन के लिए उधार किताब मांगकर घर में लाकर पढ़ाई करती है, नोट्स बनाती है, और कभी लाइट चली जाती है तो वो रात को घर में मोमबत्ती की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करती है। ऐसे ही एक दिन जब लाइट का बिल न भरने की वजह से उनकी लाइट कट जाती है तो वो बाहर खंबे की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ती है। ओफो, 3 दिन बाद मेरा एग्जाम है और अभी मैंने कुछ चीजों को सही से नहीं पढ़ा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस एग्जाम में रह जाऊं। हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है। अंजलि सारी रात खंबे के नीचे घर के बाहर बैठकर पढ़ाई करती है। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं और जिस दिन अंजलि एग्जाम देने के लिए घर से निकलती है, रमेश उसे देखकर हंसने लगता है। अरे कोई फायदा नहीं है इतना पढ़ाई करने का। तेरी माँ तेरे पीछे अपना सब कुछ बेच चुकी है। अगर तू इस साल नौकरी नहीं हासिल कर पाई तो तुझे भी अपनी माँ की तरह लोगों के घर में जाकर झूठे बर्तन धोने पड़ेंगे। मुझे देख, बिना पढ़ाई करे मैं भी अपनी माँ को 1000 एकड़ का घर दे पाया। जानती है कैसे? क्योंकि मैं बेटा हूँ और तू बेटी। रमेश, ये तुम्हारी गलतफहमी है और सही कहा तुमने। मैं सोचती हूँ तुम जैसे निकम्मे ने आखिर 1000 एकड़ का घर अपनी माँ को कैसे खरीद के दे दिया। पर चिंता मत करो, जब मैं इस गांव की कलेक्टर बनूंगी तो सबसे पहले तुम्हारी ही पोल खोलूंगी। अंजलि रमेश को सुनाकर एग्जाम देने के लिए जाती है और उसका एग्जाम काफी अच्छा जाता है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है और एग्जाम क्लियर कर जाती है, जिसके बाद वो इंटरव्यू देती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसकी कलेक्टर की सरकारी नौकरी लग जाती है और सरकार की तरफ से उसे रहने के लिए एक छोटा सा घर दिया जाता है, जिसमें वो उसी दिन शिफ्ट कर लेते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरी बेटी इस गांव की कलेक्टर बन गई है और हमें सरकार की तरफ से रहने के लिए घर भी मिला है। माँ, अब तो आप भी मानती हैं ना कि बेटियां भी अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकती हैं। और अभी ये तो शुरुआत है, देखना बहुत जल्दी मैं भी आपके लिए 1000 एकड़ का घर भी खरीद लूंगी। हम ज्यादा दिन इस सरकारी घर में नहीं रहेंगे। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब हम अपने 1000 एकड़ के घर में रहेंगे।
हाँ माँ, शीतल बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए इस घर की आदत मत डालना। अच्छा, मैं अभी सरपंच जी से बात करके आती हूँ, मैंने एक जगह घर देखा है, 1000 एकड़ का है। इतना बोलकर अंजलि सरपंच के पास जाती है और उससे 1000 बीघा घर की बात करती है। अरे अंजलि बिटिया, तुमने तो हमारा और हमारे पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया है। हर कोई तुम्हें अपना 1000 एकड़ का घर बेचना चाहता है, पर मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम इसी गांव में घर खरीदो। इसलिए मैंने 1-2 घर भी देखे हैं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें आज ही दिखा देता हूँ। हाँ क्यों नहीं सरपंच जी। और सरपंच जी, जब मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ जाऊं तो मेरे उस 1000 एकड़ के घर में स्पेशली पार्वती आंटी को जरूर लाना, उन्हें कुछ बताना है मुझे। कलेक्टर बनने के बाद अंजलि अपने गांव के लिए भी काम करती है और साथ ही साथ अपनी मां के सपने को भी पूरा करने में लगी रहती है। समय यूं ही गुजरता है और बहुत जल्द अंजलि अपनी मां के लिए अपने ही गांव में 1000 एकड़ का घर खरीद लेती है। और जब इस बारे में गांव वालों को पता चलता है तो सभी लोग अंजलि को बधाई देने के लिए उसके 1000 एकड़ के घर में जाते हैं, जहां अंजलि अपने परिवार के साथ गार्डन एरिया में बैठकर चाय पी रही होती है। अरे बिटिया, सरकार ने तो तुम्हें रहने के लिए घर दिया था, फिर भी तुमने अपनी माँ के लिए 1000 एकड़ का घर खरीदा। काश कि तुम्हारी जैसी बेटी भगवान मुझे भी देता। आज तो तुम बहुत खुश होगी अर्चना बहन, आखिर तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा सपना जो पूरा किया है। खुश तो मेरी माँ बहुत है आंटी जी, पर शायद मेरी बात सुनकर आप दुखी हो जाए। मैंने सुना है कि आपने शहर में बहुत महंगी जमीन खरीदी थी अपने बेटे के नाम पर, और आपके बेटे ने आपकी वही शहर की जमीन को बेचकर आपके लिए गांव में 1000 एकड़ का घर खरीदा और वो आपको दे दिया ताकि आप अपने बेटे के साथ हमेशा खुश रहें। अगर आपको लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो शहर में पता कर लेना, अब आपका घर किसी और के नाम है। वैसे आप सब मुझे यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, इसलिए चलिए एक बार मैं आप सबको अपना घर भी घुमा देती हूँ। हाँ, आप सब भी देख लीजिए हमारा 1000 एकड़ का घर, बहुत बड़ा घर है। अभी हमने ही घर नहीं घूमा पूरा, और मुझे तो डर लगता है कि कहीं मैं अपने 1000 एकड़ के घर में खो ना जाऊं। इतना बोलकर शीतल, अंजलि और अर्चना गांव वालों को अपने 1000 एकड़ का घर घुमाती है, पर यह सब देखकर पार्वती बहुत जलती है और मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। तो वहीं गांव वाले 1000 एकड़ में फैला आलीशान घर देखकर बहुत खुश होते हैं। और ये मोरी मैया, इतना बड़ा कमरा, तेरा कमरा तो हमारे पूरे घर से भी ज्यादा बड़ा है। आंटी जी, ये तो बस एक कमरा है, चलो मैं आपको रसोई भी दिखाती हूँ। इस तरह शीतल कमरे के बाद गांव वालों को रसोई दिखाती है, जिसके बाद आगे चलकर उन्हें बड़ा सा लिविंग रूम भी दिखाती है, जिसके पीछे सोफे पर बैठकर सब उछलते हैं। फिर बड़ी सी छत और लास्ट में गार्डन का टूर देती है। इस तरह एक एक करके सारी जगह वो सबको घुमाती है और सभी गांव वालों के जाने के बाद शीतल अपनी बहन से कहती है, माँ दीदी, हमारा ये घर 1000 एकड़ में फैला है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं इतने बड़े घर की सफाई कैसे करूंगी। माँ तो हमेशा बीमार रहती है, अब मैं अकेले कैसे संभालूंगी 1000 एकड़ का घर। तू डर क्यों रही है बहन, तुझे सफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं हमारे इस 1000 एकड़ घर के लिए नौकर रख रही हूँ और माँ के लिए केयर टेकर। अब माँ, तुम्हें कहीं काम करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी बेटी है, तुम बस अपने इस 1000 एकड़ के घर में आराम से रहना। फिर तो ठीक है, अब तो मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। इस तरह एक गरीब बेटी अपनी माँ को 1000 एकड़ का घर देकर उसका सपना पूरा करती है और पूरे गांव में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करती है। सदा सुहागन रहे बहू, आज से और अभी से तू इसको अपना घर ही समझ बहू। जी माँ जी, शक्ल देखी है इसकी, किसी गवार से कम नहीं लगती, और माँ जी ने आते ही पूरा घर उसके नाम करने की सोच ली। ऐसा तो मैं कभी होने नहीं दूंगी। अगले दिन सुबह ममता की पहली रसोई होती है, जिसमें वो अपने ससुराल वालों के लिए खाना बना रही होती है। कुछ देर बाद ममता खाना को डाइनिंग टेबल पर लगाती है। पूरा परिवार बैठकर खाना खा रहा होता है। वाह ममता, ठंड में ये आलू के पराठे और ये पुदीने की चटनी खाकर तो मजा ही आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। माँ जी, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर यही आलू की खेती मैंने खुद की होती और ये पुदीने और ये टमाटर प्याज अगर मैंने उगाए हुए होते, तब तो आपको खाने का स्वाद 2 गुना मिलता माँ जी। तभी ममता की जेठानी तनु वहां पर आती है। इस गवार ने अपने हाथों से मेरे लिए तो खाना नहीं बनाया, क्योंकि मैं इसके हाथ से खाना नहीं खाने वाली। मैंने अपने लिए खाना बाहर से ऑर्डर किया है। ये कैसी बातें कर रही हो बहू ममता से तुम? तुम्हारे पास जरा भी तरीका नहीं है बात करने का क्या? और उसने खाना ही बनाया है, जहर नहीं, हम सब भी तो खा रहे हैं ना। जिस तरीके से ये गवार रहती है, ये खाना किसी जहर से कम नहीं है माँ जी, आप लोग ही खाइए। कुछ देर बाद तनु अपने कमरे में जाती है और बाहर से मंगाए हुए पिज्जा बर्गर को खाते हुए कहती है,
इस कवार के आए हुए अभी 2 दिन नहीं हुए हैं ठीक से, और माँ जी भी इस कवार की बोली बोलने लगी। अगले दिन सुबह ममता अपने घर की छत पर, जहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, पूरी जगह मिट्टी को फैलाए हुए पौधे लगा रही होती है। दीफरानी जी, ये क्या कवारबंदी कर रही हो आप? पूरी छत पर ये मिट्टी क्यों फैला रखी है? माँ जी को ताजी और हरी भरी सब्जियां खानी पसंद है, इसलिए मैं अपने हाथों से सब्जियां उगा रही हूँ माँ जी के लिए। ममता की बात सुनकर तनु तिलमिलाते हुए अपनी सास के कमरे में आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये सब क्या है? आपने उस कवार को घर की छत पर पौधे लगाने को कहा है, और आप जानती हैं कि इन चीजों से हमारे घर की प्रॉपर्टी कितनी डैमेज हो जाएगी। अरे बहू, सब्जी ही तो उगा रही है। अगर हम ताजी सब्जियां खाएंगे तो उससे तो हमारी सेहत अच्छी होगी ना। तू जो बाहर का अंट शंट खाती है, उससे तो अच्छा है कि हम घर में उगी हुई ताजी हरी भरी सब्जियां खाएं। अगर इस तरीके से माँ उस कवार ममता की बात में आने लगी तो धीरे धीरे करके पूरी प्रॉपर्टी ही दे देंगी उनको खेती करने के लिए, और वो कवार पूरी प्रॉपर्टी के अंदर हरी भरी ताजी सब्जियां ही उगाने लगेगी। अपने सास सुधा की बातें सुनकर तनु को बहुत गुस्सा आता है। तभी रात में जब उसका पति अविनाश घर आता है तो वो अपने पति के कान भरना शुरू कर देती है। तुम चिंता क्यों करती हो तनु? सारी प्रॉपर्टीज के पेपर मेरे पास ही रहते हैं, क्योंकि मेरा छोटा भाई चेतन वो तो पढ़ा लिखा नहीं है। अब देखो तुम मैं क्या करता हूँ। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। तभी अविनाश अलमारी से प्रॉपर्टी के पेपर निकाल कर लेकर आता है और अपनी माँ के हाथों में देते हुए कहता है, माँ, ये कुछ पेपर हैं, इन पर हस्ताक्षर कर दीजिए। आगे के बिजनेस के लिए कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो उसमें आपके हस्ताक्षर चाहिए। सुधा अपने बेटे अविनाश की चालाकियों से अनजान थी और वो उसके कहने पर उन प्रॉपर्टी के पेपर पर हस्ताक्षर कर देती है। तभी तनु प्रॉपर्टी के पेपर को झट से अपने हाथ में लेती है और कहती है, बहुत हो गया माँ जी आपका कवार बहू के साथ मेल मिलाप। अब अपना बोरिया बिसर लीजिए और अब इस घर से अभी के अभी बाहर हो जाइए, क्योंकि आपने जाने अनजाने में इस प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर दिया है, जिससे अब इस पूरी प्रॉपर्टी पर मेरे और मेरे पति का हक है, और मैं नहीं चाहूंगी कि आप और ये कवार ममता इस घर में अब 1 सेकंड भी रहे। और अपनी चालाकियों से अविनाश और तनु अपने पूरे परिवार को रातों रात घर से बाहर कर देते हैं। पूरा परिवार ठंड से कांप रहा होता है। कुछ दूर चलते ही उन्हें कुछ लकड़ियां मिलती हैं, जिससे ममता और उसका पति मिलकर एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करते हैं। चलो, इन कुछ लकड़ियों से हमारी झोपड़ी तो बनकर तैयार हो गई, जिससे हमें ठंड से राहत भी मिलेगी। बस खाने का भी कुछ जुगाड़ हो जाता तो ठीक रहता। आप चिंता मत करिए चेतन जी, मुझे खेती बाड़ी और सब्जी उगानी आती है। इस जंगल में हमें कुछ तो उगाने लायक मिल ही जाएगा, जिससे हमारी खाने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरा बड़ा बेटा अविनाश हमारे साथ ऐसा करेगा। उसका जरा भी अपने बूढ़े माँ बाप पर दया नहीं आई। माँ, आप चिंता क्यों करती हो? मैं और ममता आपके साथ है ना। जहां ममता अपने सास ससुर और पति के साथ झोपड़ी में रहकर तकलीफ काट रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानी तनु अब पूरे प्रॉपर्टी पर राज कर रही थी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। ममता अपनी झोपड़ी के बाहर आती है, जहां पर बहुत सारी खुली जगह और मिट्टी पड़ी होती है, जिसे खोद कर ममता ताजा हरी हरी सब्जियां उगाना शुरू करती है। टमाटर, प्याज, आलू, धनिया, पुदीना जैसी छोटी मोटी सब्जियों की खेती करती है। एक दिन ममता अपनी सास और अपने पति के साथ बैठकर चटनी रोटी खा रही थी कि तभी चेतन कहता है, इतनी थोड़ी सी सब्जी ही हम उगा पाते हैं, जिसे हम न तो खा ही पाते हैं और न ही ठीक से बेच ही पाते हैं। चेतन अपने परिवार के साथ चटनी रोटी खा रहा था और अपने दिनचर्या की बातें कर रहा था। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आती है, जिसका लिबास बहुत ही फटा पुराना होता है। वो ठंड से कांप रही थी। वो उनके दरवाजे पर आकर खड़ी होती है। तभी ममता घर से बाहर आती है और उनको घर के अंदर ले जाकर बिठाती है। माँ जी, आप ठीक तो है ना? और इस ठंड में आप ऐसे क्यों? क्या हुआ आपके साथ? बेटा, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, मुझे कुछ खाने को दे दे, बहुत जोर से भूख लगी है। उस बूढ़ी औरत की बात सुन के ममता अपने चूल्हे के पास आती है, जहां वो देखती है कि खाने का कुछ भी नहीं होता। तभी ममता खेत में से जाकर अपनी लगाई हुई 2-4 सब्जियों को ही तोड़कर लेकर आती है और उनको बनाकर उस बूढ़ी औरत को खिलाती है, जिसे खाते हुए बूढ़ी औरत कहती है, बेटी, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। ऐसा लग रहा था अभी हरी भरी ताजी सब्जियों को तोड़कर लाकर बनाया हो। हाँ, आप सही समझ रही हैं। ये हमारे खुद के खेत की उगी हुई ताजी सब्जियां हैं, जिन्हें काटकर ममता ने आपके लिए खाना बनाया। इस कड़ाके की ठंड में बहू, तूने मेरे लिए इतना किया, इतना कोई किसी के लिए नहीं करता है। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं जिससे मैं तेरी मदद कर सकूं, पर रुक, मैं तुझे कुछ देती हूँ। बूढ़ी औरत ममता के हाथ से हरी भरी ताजी सब्जियों को खाकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो ममता के हाथ में कुछ सब्जी के सूखे बीजों को देती है।
माँ जी, बाहर बहुत ठंड हो रही है। आपने खाना खा लिया है, आज रात हमारी झोपड़ी में ही विश्राम कर लीजिए, सुबह होकर चले जाना। ममता के कहने पर बूढ़ी औरत वहीं पर आराम करती है और ममता उन बीजों को ले जाकर रात में ही मिट्टी के अंदर दबा देती है। कुछ देर बाद आकर वो सो जाती है। सुबह उठकर जब वो अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसके लगाई हुई बीजों में से हरी भरी ताजी सब्जियां उग चुकी हैं। अरे, इन बीजों को तो मैंने रात में ही मिट्टी में अंदर दबाया था। इतने सालों से खेती कर रही हूँ, आज तक तो रातों रात कभी सब्जी उगी ही नहीं। अभी जाकर उन बूढ़ी अम्मा से पूछ कर आती हूँ। ममता भागते हुए झोपड़ी के अंदर आती है और उस बूढ़ी औरत से बात करना चाहती थी कि तभी अरे, वो बूढ़ी औरत कहाँ है? रात में तो यहीं विश्राम कर रही थी, कहाँ है वो? ममता सभी को लेकर उन सब्जियों के पास आती है। तभी चेतन कहता है, इसका मतलब वो साधारण बीज नहीं थे। चेतन के इतना कहते ही उन सब्जियों में से एक तेज रोशनी आती है और वो बोलते हुए कहती है, हाँ चेतन, तुम सही कह रहे हो। ये कोई साधारण सब्जी नहीं है, ये हरी भरी ताजा जादुई सब्जी है। दरअसल तुमने उस बूढ़ी औरत की मदद करी जिन्होंने तुम्हें ये जादुई बीज दिया। अब तुम इन बीजों से जितनी मर्जी हरी भरी ताजी सब्जियां उगा सकते हो। ये बीज तुम्हें हर दिन 2 गुना ज्यादा करके हरी भरी ताजी सब्जियां उगा कर देंगी। ममता अपनी जादुई हरी भरी सब्जियों को उगाना शुरू करती है और चेतन उन्हें मार्केट में बेचना शुरू करता है, जिससे उसकी अच्छी आमदनी होनी शुरू हो जाती है और वो खुद का अपना दुकान खोल लेते हैं, घर खरीद लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनकी जेठानी तनु अस्पताल में एडमिट होती है और मदद मांगने के लिए अविनाश अपने भाई चेतन के पास आता है। चेतन भाई, माँ तनु की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो अस्पताल में एडमिट है और मेरे पास अब 1 भी रुपया नहीं है कि मैं उसके इलाज में लगा सकूं। उसका लिवर पूरी तरीके से डैमेज हो गया है, डॉक्टर ने लिवर ट्रांसप्लांट करने को कहा है। आप चिंता मत करो बड़े भैया, मैं और ममता मिलकर आप लोगों की जरूर मदद करेंगे। मालती के पास अब बहुत पैसा था, अच्छा घर था, अच्छा बिजनेस था, जिससे वो अपनी जेठानी का लिवर ट्रांसप्लांट करवाती है और उसकी जेठानी तनु कुछ महीनों बाद ठीक हो जाती है। बहू, तेरी जेठानी ने तेरे साथ बहुत ज्यादती की है, तूने फिर भी उसकी मदद की। माँ, जीवन में हमेशा हर किसी की मदद करनी चाहिए। पैसा, घर, कुछ भी आने के बाद इंसान के पास अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार आपको एक ना एक दिन झुका ही देता है।